हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एनडीए का प्रीवियस ईयर का पेपर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लास्ट ईयर के पेपर्स के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। देखिए, क्वेश्चंस का बेसिक जो आपने सिलेबस है आपने पढ़ रखा होगा। आप 12th करके आए या 12th अपेयरिंग बच्चे हैं, जैसा रिजल्ट आने वाला होता है जनरली इसी की तैयारी करते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोग हेलो एवरीवन, और सभी डिफेंस की तैयारी करने वालों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। आप सभी लोग बेसिक तो लगभग जानते होंगे, आपके मैथ्स के एग्जाम में क्या क्या आता है। हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल हम पहले टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को पता हो कि एग्जाम्स को सॉल्व कैसे करना है, पेपर्स को, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। भी बहुत कम से कम पेन और पेपर का यूज करना होता है। क्वेश्चंस में ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करने होते हैं, हर चीज के लिए मैंने देखा है बच्चे ट्रिक ढूंढते रहते हैं यूट्यूब पे, इसकी ट्रिक उसकी ट्रिक। तो देखिए 50 हर एक क्वेश्चन की एक अलग ट्रिक होती है। इस कैटेगरी के क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक है, इस कैटेगरी के क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक है, लेकिन एक मेथड से उस कैटेगरी के कई सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आपको ये चीज देखना है कि हमें बेसिक पहले क्लियर है कि नहीं। हम ट्रिक्स पे भी फोकस करेंगे, साथ साथ में हम बेसिक मेथड को कम से कम टाइम में कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी आपका कोई सजेशन है वो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर करिए, आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम इसकी फर्दर कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। 2018, 19 और 17 ये 3 साल के सेट हम सोच रहे हैं इस पूरी सीरीज कवर करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सेट। इसके रिस्पॉन्स के आधार पर ही हम आगे वीडियोस बनाएंगे। काफी बच्चे कह रहे थे कि सर ऑफलाइन से अब ऑनलाइन आ जाइए, तो इसलिए हम लेक्चर्स बना रहे हैं। बाकी आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, एनडीए का सेकंड वाला पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा लॉग पे बेस्ड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग रूट में 7। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मुझे बेस सेम है, हमें पता है सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, समझा दूंगा आपको बाद में। 1/8, 1/4 और 1/2 वैल्यू आ जाएगी 7 की पावर 7/8, यानी कि हमारा आंसर आएगा, ये भी नहीं हो सकता है आंसर, ये भी नहीं हो सकता है, ये आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। क्यों? बस इतना करना होता है। क्योंकि क्वेश्चंस को जब हमें करना है ना, बिल्कुल पूरा इलेबोरेट नहीं करना है। अब कैसे हुआ देखिए, हमें पता है कि सबसे पहले इनर वाले नंबर को इसमें पकड़ते हैं, रूट के अंदर जितने भी आते हैं, तो सबसे लास्ट वाले को पकड़िए। उसके ऊपर कितने रूट थे? 3। यानी रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 और उसकी पावर कितनी हो गई? 3। इसके बाद का जो 7 है उस पे 2 रूट है, तो 2। इसके बाद का जो 7 है उस पे 1 ही रूट है। तो यही मैंने लिखा है। अब एलसीएम लेना है, ये आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा है मन में, यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा है, तो 4 + 2 + 1 7 हो गया, नीचे 8। जैसे ही ये क्वांटिटी आ गई, आगे मुझे पता था लॉग 7 बेस 7 है। लॉग खत्म तब होता है, ये आंसर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता था, क्योंकि लॉग खत्म ही नहीं होगा। ये 8 जो आ गया ये लॉग को खत्म नहीं करने देगा। बेस 7 है, लॉग खत्म कब होता है? 3 कंडीशन याद रखिए। जब लॉग गायब हो जाएगा, लॉग ये नंबर और बेस सेम हो जाए, लॉग में यहाँ 1 हो जाए, यहाँ बेस कुछ भी हो 0 हो जाए, या ये बेस और लॉग का बेस सेम हो जाए, तो वैल्यू डायरेक्ट एन के इक्वल हो जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इससे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्वेश्चन बनते हैं एनडीए में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मुझे दिख गया, मुझे पता चल गया कि ये 8 आ रहा है, इसका मतलब है कि लॉग खत्म नहीं होगा, लॉग रहेगा और बेस 7 है। तो इसमें भी बेस 7 नहीं था, इसमें भी बेस 7 नहीं था, लेकिन पॉसिबिलिटी थी इसका आंसर होने की। वो क्या, अगर ये इस फॉर्मेट में लिखा होता 1/log 7 बेस 2, ये प्रॉपर्टी होती है ना, बेस चेंज हो जाता है। अगर आप लॉग इनवर्स कर देंगे तो बेस चेंज हो जाते हैं, नंबर बेस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन होती, लेकिन यहाँ पे वैसी सिचुएशन नहीं थी। इसका मतलब बेस भी 7 रहेगा और लॉग खत्म नहीं होगा, वो एक ही पार्ट में दिया था। ये हमारा आंसर हो गया खत्म। अब इससे बगल वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे हमने स्लोप पढ़ा था m × m' की वैल्यू 1 आती है। जैसे इस टाइप का याद रखने का तरीका है, 2 लाइन्स परपेंडिकुलर होती है, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे हम 1 साइन हटा दे तो हम 1 मानते हैं। तो यहाँ पे भी वही होता है कि एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट 1 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब बोथ साइड आपको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देना है।
ए इनवर्स इधर आ जाएगा, तो यानी इसकी वैल्यू आई हो जाएगी, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल रहेगा ए इनवर्स के, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ये इजी पार्ट है, ये आप कर सकते हैं। आगे देखिए, if a infinite GP has the first term x, okay, and the sum 5, then which one of the following is correct? क्वेश्चंस में इनफाइनाइट टर्म का सम होता है, फर्स्ट टर्म x दे रखा है अपॉन में 1 माइनस r, ये वैल्यू 5 दे रखी है। कंडीशन हमको जो पता होती थी वो कंडीशन पता होती है कि मॉड r की वैल्यू लेस देन 1 होती है, ठीक है। ये इनफाइनाइट सीरीज में दिया होता है, इनफाइनाइट सीरीज का जो r होता है 1 से छोटा होता है, मॉड ले रहे हैं कि वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी होता है, यानी कि r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें आप कोई तुक्का नहीं मार सकते, कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। तो अब मुझे पता है कि हाँ r की वैल्यू है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, इन दो में से हो सकता है, क्योंकि r की इनइक्वालिटी दो साइड होती है, -1 से +1 होती है, तो दोनों आने चाहिए थे। अब r की वैल्यू यहां से निकाल लें तो r की वैल्यू x अपॉन में 5 1 माइनस r, यानी r की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस x अपॉन में 5। समझ में आया? r मैंने डिवाइड कर दिया, x अपॉन 5 हो जाएगा, 1 माइनस r निकाल लेंगे, r की वैल्यू यहां रख दीजिए आगे, यानी -1 से 1 माइनस x अपॉन में 5 की वैल्यू 1 तक जाएगी, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड तो ये -2 हो जाएगा, ये -x अपॉन में 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब मुझे दिख गया मेरा आंसर ये आ जाएगा सी पार्ट। आगे सॉल्व नहीं करना, कैसे? माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये 0 से x/5 की वैल्यू 2 तक जाएगी और 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, खत्म हो जाएगी। इतनी कैलकुलेशन करनी थी इसमें, ये तो समझा रहे हैं, अदरवाइज बहुत फास्ट कैलकुलेशन होती। इसके बगल वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ एबीसी आर द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। अच्छा, एक एबीसी जो है सेट है यूनिवर्सल सेट के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप कोई सेट रिलेट कर लो, ए की वैल्यू या तो सिंपल एक डिजिट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बी हमने लेट कर लिया है 3 4 और सी लेट कर लिया है 5 6। देखिए कॉमन इसलिए नहीं रखा कि उसमें कोई ऐसा कंडीशन दे नहीं रखा है, एबीसी के बीच में कोई रिलेशन दे नहीं रखा है। और एक यूनिवर्स ले लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 का, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी करने हैं आपको यही मेथड अप्लाई करना है। और 4 ऑप्शंस में देख लीजिए कि कोई फॉर्मूला या कोई आइडेंटिटी तो नहीं दे रखी। ए देखिए, अगर ये ए तो हमारी आइडेंटिटी है, ये तो ट्रू होती है, बी का हमें नहीं पता है, सी का हमें नहीं पता है, डी भी हमारा फॉर्मूला होता है। कैसे होता है? अगर हम इस पार्ट को x मान लें, x का b से मल्टीप्लाई होगा, x का c से मल्टीप्लाई होगा, बीच में ये साइन रह जाएगा। देखिए वही फॉर्मूला है। सेम यहाँ पे इसको अगर हम x मान लें, इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में यही फॉर्मूला रह जाएगा। ये आइडेंटिटी होती है बीच के। इन दो में आपको बस देखना है कि ये सही है कि गलत है, ये आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल जैसे रैशनल नंबर होते हैं p/q फॉर्म में, यहाँ पे फंक्शन है तो p/qx आना चाहिए, नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, वही है। इररेशनल होते हैं जो रूट में आ जाते हैं, जैसे √3 √2 हो जाए तो रूट वाला पार्ट तो नहीं होगा, ठीक है, वो इररेशनल में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि जहां जहां 2 है वो हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 बचे मेरे पास। अब ऑप्शन 3 भी नहीं है, हमारा रैशनल फंक्शन हमें p/q फॉर्म में लिखना है, यानी कि 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। लेट x बी द नंबर ऑफ, इंटीजर्स की बात नहीं कर रहे, इंटीजर्स एक तरीके से रिलेट कर सकते हो। इंटीजर में क्या होता है कि अपॉन में 1 भी एक एज अ इंटीजर काउंट होता है, लेकिन 1 एज अ फंक्शन काउंट नहीं होता, ठीक है। इसीलिए आप ये कह दीजिए कि इसके नीचे 1 ले लेंगे, लेकिन 1 नहीं ले सकते। यहाँ p एक फंक्शन की बात करें तो ऊपर भी एक फंक्शन होना चाहिए, नीचे भी एक फंक्शन होना चाहिए। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट x बी द नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन 299 एंड 8001। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, बिटवीन दे रखा है यानी इनके बीच का नंबर, यानी हमको 3000 इंक्लूड करना है और उधर 8000 लेना है, ठीक है। इस सिचुएशन में हम 3000 के बाद के नंबर और 8000 के बाद के नंबर नहीं चाहिए, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो 8000 को हम रोक ले, यानी ये +1 हम बाद में कर लेंगे, हमें 3000 से लेकर के 799 तक के सारे नंबर काउंट करने, इनके बीच के नंबर। अब ऐसे समझ लीजिए, ये भी इंक्लूड कर ले रहे 799 तक, 8 नहीं लेंगे, ठीक है। 8 ले लेंगे तो 8 के बाद के डिजिट्स भी आने के चांसेस रह जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 डिजिट का नंबर है। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के ऑप्शन कितने हैं हमारे पास? फर्स्ट प्लेस को फिल करने के ऑप्शन हो जाएंगे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7, 8 नहीं लेंगे। 8000 अलग सिंगल 8000 है कि 8001 के बीच में, तो 8000 हमें लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हम फर्स्ट पेज पे 5 ऑप्शन फिल कर सकते हैं, तो उसके बाद मेरे पास 10 है। देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एटलीस्ट 2 डिजिट्स रिपीट करानी। तो जब भी एटलीस्ट आ जाता है तो एटलीस्ट में जहां से बोलते हैं उसके मैक्सिमम तक जाते हैं। 2 से हमें 4 डिजिट तक है, तो यानी 2 डिजिट रिपीट हो सकती है, 3 डिजिट और 4 डिजिट रिपीट हो सकती है। इस केस में तो बस एक ही केस छोड़ रहा है, नॉट रिपीटिशन वाला। तो आंसर हमारा आ जाएगा टोटल रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला। ठीक है, तो टोटल हमारी नंबर्स आ रहे हैं 5000 में से रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 7। ये बेसिक आपने पढ़ रखा होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है तो कमेंट कर दीजिएगा। हम क्रैश कोर्स जल्दी स्टार्ट कर देंगे और सारे टॉपिक्स का मैक्सिमम जो मेन पॉइंट है वो सारे कवर कर देंगे। अब जब देखिए अब मल्टीप्लीकेशन कराने, ये भी आपके ऊपर है। मैंने इसका मल्टीप्लीकेशन अगर हम करा रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 63 into 40 यानी 2520। कैसे कराया ये भी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट। इन्हीं सबसे तो आपका टाइम बचता है। मल्टीप्लिकेशन कैसे कराया, जब भी मल्टीप्लिकेशन कराना होता है तो हम उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पहले कराते हैं जिनमें 0 आता है। तो मैंने 5 और 8 का मल्टीप्लिकेशन करा दिया तो 40 दे देगा, और 9 और 7 का मल्टीप्लिकेशन 63 हुआ था। अब 63 मुझे पता है, अब इसमें सिर्फ 4 का मल्टीप्लाई कराना है, 0 तो अपने आप ही चिपका देंगे पीछे। तो जब हम 4 और 63 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो मन में कैसे कराएंगे, हमने 63 को मान लिया 60 + 3। जब हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60 जब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 240 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई होकर कितना देगा 12। 240 + 12 252 हो जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लास्ट डिजिट 0 आ रही है और +1 कर देंगे तो लास्ट में 1 आना चाहिए। हमारा आंसर ये। देखिए ऑप्शंस कितने सटीक दे रखे, एक एक डिजिट का अंतर है। तो यानी आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये 8000 भी हमें काउंट करना था ना, 8000 के लिए हमने 1 अलग से रखा हुआ था, और यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 आ रही है और 1 ऐड कर देंगे तो लास्ट डिजिट 1 हो जाएगी। बाकी आप फाइनल सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, यही आंसर आ जाएगा। द सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू, तो ये पहले चेक कर लेंगे सीरीज कौन सी है। अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो -½ हो जाएगा, ये भी -1/3, ये भी माइनस, ये इनफाइनाइट जीपी है। 1/1 -r भी हमारा माइनस का है, तो वैल्यू हो जाएगी 9/4। तो ये वैल्यू 9/4 हो जाएगी। आई होप इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अ सर्वे वॉज, ये क्वेश्चन है हमारा। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड अमंग 300 स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल हम यहां लिख रहे हैं, टोटल हमारे पास है 300। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट 125 लाइक टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट वाले हैं 125, 145 फुटबॉल वाले हैं 145, और 90 हैं टेनिस वाले, और 32 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एग्जैक्टली 3 गेम। एग्जैक्टली 2 गेम्स आउट ऑफ 3 में से एग्जैक्टली 2 गेम्स प्ले करते हैं, वो है हमारे 32 स्टूडेंट। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 300 लोगों का ग्रुप है जिसमें से 125 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 145 लोग हमारे फुटबॉल खेलते हैं, और टेनिस खेलने वाले 90 लोग हैं, और एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली मतलब सिर्फ 2 गेम खेलने वाले लोग 32 लोग। देखिए इस क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने अपने एकेडमिक में ये 11th क्लास में अगर आपने सेट्स वेन डायग्राम अच्छा पढ़ा तो ये क्वेश्चन उसी का दे रखा है। ये शायद आर.डी. शर्मा बुक में आपको मिल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होना चाहिए, बट एग्जैक्टली करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से, अभी 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 यहाँ पे नहीं हमें पता। लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन आर.डी. शर्मा में मैंने लगवाया है क्लास में, तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को करने का जो शॉर्ट तरीका है, किस तरीके से कम पॉइंट में लिखेंगे। यूनियन का फॉर्मूला होता है S1 - S2 + S3। ये फॉर्मूला होता है। S1 मतलब सिंगल वाले टर्म्स, जैसे हम ABC की बात करें तो यहाँ CFT की बात करें तो NC, NF, NT जो लिखेंगे, ये जो डिजिट्स दे रखी है इनको ऐड करते हैं। -S2 मतलब 2 वाले जितने आते हैं उनको सबको घटा देते हैं, और S3 मतलब 3 वाला जो तीनों काम करते हैं। जैसे हम फिगर की बात करें तो जब हम फिगर ऐसा बनाते हैं, ऐसा, ठीक है, ये C है, ये F है, ये T है, तो ये तीनों वाला पार्ट है। ये सिर्फ इतना अगर हम देखेंगे तो ये इतना है, सिर्फ 2, एग्जैक्टली 2,
और अगर हम पूरा यहां से लेकर के यहां तक का काउंट कर लेंगे तो ये सिर्फ 2 है, इसमें 2 वाले भी आएंगे, 3 वाले भी आएंगे, या एटलीस्ट 2 बोल सकते हो आप। इस क्वेश्चन में देखिए एक चीज गलत दिया है, इस क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था कि सारे बच्चे कोई ना कोई गेम खेलते हैं, ऑल स्टूडेंट्स प्ले एटलीस्ट 1 गेम, ऐसा मेंशन होना चाहिए था। अदरवाइज ये जो क्वांटिटी दी है हमें पता नहीं चलेगा कि ये टोटल है कि यूनियन है। ये चीज जब आपने पढ़ा होगा सेट्स तो आपको क्लियर हो जाएगा। कभी कभी रेक्टेंगल के अंदर ये ग्राफ बनते हैं, कभी कभी रेक्टेंगल के बिना बन जाते हैं, ये सारे रीजन आपको पता होने चाहिए। नहीं है तो हम सेट्स पढ़ाएंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप कमेंट कर दीजिएगा कि क्लियर है कि नहीं है। यहां पे देखिए जो S2 निकलेगा हमारा, इस फॉर्मूले में हम क्या क्या वैल्यू गिवन है हमको 300, हम ये मान के चल रहे सारे लोग कोई ना कोई गेम खेलते हैं तो टोटली हमारा यूनियन हो जाएगा। S1 हमें दे रखा है इन दोनों का, इन तीनों का सम। S1 हो गया सम ऑफ फर्स्ट जो एक एक गेम खेलते हैं, तो इन तीनों का सम हो जाएगा 270, 90, 360 माइनस S2 के बारे में हमको पता नहीं, ये एग्जैक्टली 2 है, S2 नहीं है। S2 में हमारे 2 वाले भी आते हैं, 3 वाले भी आते हैं, तो अभी हम इसके बारे में नहीं बता सकते। और ये तीनों वाले यानी CFT जो तीनों गेम खेलते हैं, हम S3 लिखे ले रहे हैं। S2 कैसे निकलेगा? S2 हमारा, अगर हम S2 में से 3 टाइम्स CFT घटा देंगे तो एग्जैक्टली 3 निकल आएगा, एग्जैक्टली 2 वाला निकल आएगा। कैसे? आप देखिए ना, जब हम CF ले रहे थे तो हमने ये पोर्शन लिया, CF में लिया था ये वाला पोर्शन, FT में ये काउंट किया और CT में हमने ये काउंट किया, तो हमने ये वाला जो रीजन था, ये वाला रीजन, ये 3 बार काउंट कर लिया। तो अगर हम ये 3 बार घटा देंगे तो सिर्फ ये वाले पोर्शन बचेंगे कि नहीं बचेंगे? इतने वाले। तो हमने यही किया, तीनों कॉमन वाला 3 बार घटा दिया तो ये एग्जैक्टली 2 निकल आया। तो यहां से S2 की वैल्यू उसमें रख दो जाके, तो ये हो जाएगा 300 इक्वल टू 360 माइनस 32 माइनस 3 CFT और ये है प्लस CFT। ये हमें एक्चुअली कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, अदरवाइज डायरेक्ट आप 2 CFT लिख देते, ये 2 CFT इधर आ जाएगा और यहां बचेगा 332 यानी 28 और CFT की वैल्यू आ जाएगी 14, यानी 3 गेम खेलने वाले 14 लोग हैं और ये 8 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसमें आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। अगर आपको बेसिक पता है तो ही सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा और क्वेश्चंस हो सकता है कर भी ना पाए। लास्ट में क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एग्जैक्टली 1 गेम, ये भी अच्छा पार्ट है। एग्जैक्टली 1 में देखिए, अब टोटल तो हमारा 300 है, 300 में से अगर हम एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3 वालों को घटा दे तो एग्जैक्टली 1 बचेगा। यानी कि लास्ट में अगर हम ये 664 लास्ट डिजिट 4 आनी चाहिए, तो लास्ट डिजिट 4 हमारा C पार्ट का है, C पार्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? 300 में ये हमें पता था 6 है, 6 अगर घटाओगे 10 में से 6 गया, 4 ही तो बचेगा। यहाँ पे बच रहा था 46, जब आप घटाओगे यहाँ लास्ट में 4 आएगा, 4 एक ही डिजिट में दे रखा था, बाकी आप सेपरेट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये देखिए क्या था, 11 क्या कह रहा था कि What is the coefficient of the middle term in the binomial expansion? तो मुझे पता है पावर 4 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो जाएंगे, यानी T3 मिडिल टर्म आ जाएगा, T3 निकलता है R+1 करके, यानी T2 R की वैल्यू वो हो जाएगी, यानी 4C2। फर्स्ट वाले को पावर भी यही मिलेगी और सेकंड वाले को भी यही मिल जाएगी। कोफिशिएंट है, हम x को लिखेंगे नहीं, सॉरी 2 आएगा, तो ये 4C2 भी हो जाएगा 4 इंटू 3/2 यानी 6 इंटू 4 इंटू 9। कोई भी दिक्कत है आपको बस कमेंट करना है। 36 इंटू 6 लास्ट डिजिट 6 आएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतने छोटे तो आंसर होते ही नहीं, इन दोनों में डाउट था, लेकिन मल्टीप्लाई करा लीजिए चाहे तो, ये 6 का क्यूब है, ठीक है, तो ये पार्ट हो जाएगा। 12 क्या कह रहा है कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। ए इनवर्स का फिर से इनवर्स लोगे वही मिल जाएगा, सही है। डिटर्मिनेंट का इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट होता है, सही है। लेमडा ए ये भी पार्ट सही है। मैट्रिक्स में मतलब डिटर्मिनेंट इनवर्स लो या स्केलर का बाद में मल्टीप्लाई करा के इनवर्स लो, कोई चेंज नहीं आता, रिजल्ट सेम आएगा। और अगर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई कराते हैं तो थोड़ा सा चेंज होता है, ये प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखी होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कोई जीरो नहीं है, अल्फा एंड बीटा नॉट इक्वल टू जीरो आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा रूट्स है, देन द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिस वेयर x बिलोंग्स टू रियल हैज। अच्छा, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका हमें मैक्सिमम मिनिमम बताना है कि कौन सी ग्रेटेस्ट वैल्यू है। पहली बात तो मुझे देखते पता चल गया कि ये दो ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन तो हमने कम किए। पहले मेरे पास 25% चांस था एक क्वेश्चन एक ऑप्शन सही होने का, अभी 50% चांस है। ये कैसे हुआ? आपने क्वाड्रेटिक पढ़ रखी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस टाइप की होती है, ax स्क्वायर प्लस bx+c। ये एक्चुअली पैराबोला होते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x का स्क्वायर है तो इसीलिए ओपनिंग वाले अपवर्ड डाउनवर्ड वाले हो जाते हैं। अगर a हमारा पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड होती है, a हमारा नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, इसका देखिए पहला कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब है ये ओपनिंग डाउनवर्ड होगी। और जब ओपनिंग डाउनवर्ड होगी तो कुछ इस टाइप से बनेगा और ये नीचे चला जाएगा, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा और मिनिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी इसकी। और अगर यहीं ये ओपनिंग अपवर्ड वाला होता तो इसकी मिनिमम वैल्यू डिफाइंड होती और मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट की तरफ पॉइंट करता है, तो वो हम नहीं बता सकते थे। समझ में आ रहा है? तो मुझे देखते ही पता चल गया कि ये मैक्सिमा देगा, मिनिमा नहीं देगा। बात क्लियर है? ये आपने अगर क्वाड्रेटिक पढ़ रखी है, बेसिक क्लियर है, तो आपको देखते समझ में आ जाएगा। अब बचे मेरे पास इन दो ऑप्शन में से, अब इसमें से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी और कोई शॉर्ट तरीका नहीं, क्योंकि अल्फा बीटा हमें पता नहीं है, किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इन्होंने क्या है, अल्फा बीटा इसी के रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बीटा, यानी अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा की वैल्यू 0, और ये 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू -1 आ जाएगी। समझ में आ रहा है भाई? यहाँ पे ये मेंशन किया है कि 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि बीटा 0 नहीं होगा, ये पार्ट 0 होगा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे रख दोगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2। तो जैसे ये वैल्यू आ गई तो ये इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर और माइनस का x और प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई हमारी। तो जैसे ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल गई, तो आपको बस मैक्सिमा का या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें या आप अपना कॉन्सेप्ट लगाइए, dy/dx निकालिए, उसको 0 रख के जो पॉइंट निकलेगा उसको यहाँ पे रख दीजिए। तो dy/dx निकालेंगे तो -2x + 1 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -12। तो आपको करना क्या है, एक ही पॉइंट है और हमें पता है मैक्सिमा देगा, तो सीधा जाके इसमें रख दीजिए जाके। जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -4 + ½ + 2, एलसीएम ले लीजिए तो 4 आ जाएगा, -1 + 2 + 8, तो वैल्यू आ जाएगी 9/4। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, which one of the following factor does the expansion of the determinant? इसके एक्सपेंशन में कौन सा फैक्टर आएगा, ठीक है, ये बताना है। तो मुझे इसमें क्या होता है कि आपको रो आपस में घटा के देखनी, कॉमन आ रहा है कोई फैक्टर, कॉलम्स आपस में घटा के देखनी कॉमन आ रहा है कि नहीं। मुझे कॉलम घटाने में दिख रहा है कि अगर मैं इसमें से ये घटा दूंगा तो ये फैक्टर बन जाएंगे, x - 3 x² - 3 का स्क्वायर, x³ - 3 का क्यूब, यानी x - 3 कॉमन आ जाएगा। बाकी आप इसको घटाइए, कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। आप रोज में घटा के देख लीजिए, कोई फैक्टर कॉमन नहीं आएगा। x अगर दिया होता, सिंपल x दिया होता या सिंपल y दिया होता तो भी हो सकता था, x भी मिलेगा, y भी मिलेगा और आपका x - 3 भी मिलेगा। इस टाइप से बन सकता था कि यहाँ से पूरा हम x कॉमन ले सकते थे, यहाँ से y, लेकिन ऐसा दे नहीं रखा था, x - 3 दे रखा था। व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स? देखिए 2 × 2 का एडजॉइंट निकालना बहुत इजी होता है, देखते ही आपको आंसर मानना है। डायगोनल एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसको अगर आप प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, इन्होंने माइनस से सिर्फ कंफ्यूजन के लिए किया है, क्योंकि कॉस में कोई फर्क नहीं आता, तो कॉस थीटा है और माइनस 2 बार दे रखा है, तो ये सिंपल साइन थीटा है। अब इसमें होता क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स चेंज होते हैं, तो कॉस चेंज करो कोई फर्क नहीं आएगा, और अदर डायगोनल के बस साइन चेंज कर देने, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्या करेगा, देयर आर 17 क्रिकेट प्लेयर्स, ओके, आउट ऑफ विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल। इन्हीं में से 17 में से 5 जो है जो बॉलिंग कर सकते हैं, और 11 की हमें टीम बनानी है जिसमें से 3 बॉलर हमें चाहिए। ठीक है, यानी कि पहले हम उन 5 लोगों से 3 बॉलर सेलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्शन ऐसी होता है।
तो मुझे पता चल गया 5C3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5C3 इन दोनों में दे रखा है। अब अगर हम 3 लोगों का सिलेक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं तो 17 आने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर ये हो जाएगा, हमें आगे कैलकुलेशन ही नहीं करनी। देखिए यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लग रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका तरीका डिफाइन करता है कि आप टाइम कैसे बचा सकते हैं। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? यहाँ पे जैसे मैंने 5C3 देखा, मुझे आंसर में दिखा कि इन्हीं 2 में 5C3 दिया हुआ था, बाकी किसी में 5C3 नहीं था। अगर मैंने 3 लोगों का सिलेक्शन कर लिया है तो अब 17 में से तो सिलेक्शन होना नहीं है, ठीक है, क्योंकि 5 लोग तो पहले ही हमने अलग करके उनसे सिलेक्ट किया था। अब 12 आएगा और 12 और 3 सिलेक्ट कर चुके हैं, 11 में से तो 8 बचेगा, तो इनटू में 12C8 और आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। दिक्कत तब आती है जब पूरा एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई कराया होता है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है। ऐसे तो बहुत इजी दे रखा था। ये क्वेश्चन देखिए इतना इजी दे रखा है। यहाँ पे 3 ये जब लॉग में ये और ये सेम हो जाते हैं, दोनों बेस और नंबर वैल्यू 1 हो जाती है, तो हमें बस पावर्स प्रोडक्ट में लानी है। तो ये 3 का क्यूब है या 3 का स्क्वायर है, यानी 3/2 बाहर आएगा, लॉग खत्म हो जाएगा। और ये 2 की पावर 5 बाहर आएगी और ये 2 का क्यूब होता है, तो बस एलसीएम लेना, 9, 10, 19/6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक को ओमेगा स्क्वायर मान लीजिए और पावर 3 का मल्टीपल है, तो हमें पता है हमेशा वैल्यू 1 देगा, 1 + 1 2 आंसर हो जाएगा इसका, खत्म। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है तो थोड़ी सी दिक्कत लगेगी इसमें, बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बस कमेंट करना है आपको। इफ A and B are two invertible square matrices of the same order, ठीक है, इन्वर्टिबल मतलब होता है कि वो हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन सिंगुलर है, इनका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। मॉड डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा उनका। AB इनवर्स है तो ये सही है, बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा है A इनवर्स B इनवर्स, ये गलत है, ये भी गलत है, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जहां जहां ट्रांसपोज होता है वहां ऑर्डर उल्टा हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ A + B + C = 0 then one of the solution of this is, ओके, कोई चीज कॉमन आएगी क्या? हाँ, अगर हम R1 में R1 और R2 और R3 ऐड कर देंगे आके, तो हमारा A + B + C - X कॉमन आ जाएगा, सबसे कॉमन आ जाएगा। और A + B + C - X कॉमन आ जाएगा, इनटू में यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बचेगा। उस सिचुएशन में ये 0 नहीं होगा, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, और ये तो गिवन है 0, इसका मतलब है X 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट, डी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। 22 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कोलिनियर बिल्कुल नहीं होते, ठीक है, ये गलत है ऑप्शन। दे लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस √3, सर्कल पे भी नहीं होते, सर्कल बनेगा अगर तो, लेकिन 1-2 पॉइंट आ सकते हैं, सारे नहीं आ पाएंगे। दे फॉर्म, ये सही है क्योंकि इक्विलेट ये ऐसे बनते हैं, एक ओमेगा इधर होता है, एक ओमेगा स्क्वायर इधर होता है, 1 तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस मिलेगा, ऐसा कुछ बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, ये सही ऑप्शन। नहीं है तो याद रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्योंकि इनमें कोई आप चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है, चेंजमेंट नहीं हो सकते। भैया 23 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है ये आपकी बुक में है, सॉल्यूशन पता है। इस टाइप के क्वेश्चन का जनरली आंसर 1 या 0 होता है। अब इस टाइप में करना क्या है कि आपको वैल्यू दे रखी है, जनरली इसका आंसर 0 आता है, ये आपके बुक में है। कई इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे, एपी में जैसे टर्म्स वाले क्वेश्चन दिए होते हैं कि एम की वैल्यू mth टर्म ये दे रखा है, nth टर्म दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन बस देख लिया करिए जो भी आपके एग्जाम्पल्स वगैरह में दिए हुए। pth टर्म मान लिया a फर्स्ट टर्म में r कॉमन रेशियो है, तो pth टर्म वैल्यू की pth टर्म क्या हो जाएगा, a r की पावर p-1, और वो वैल्यू दे रखी है u, और a r की पावर q-1 वो है v, a r की पावर ये भी r है तो इसको हम ये वाला r माने ले रहे हैं, और वो है w। तो जहां जहां u v w की जगह ये पुट कर देंगे आके, कॉमन होके कोई 2 रो या कॉलम इक्वल हो जाएंगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x सो दैट द मैट्रिक्स डज नॉट हैव इनवर्स। भैया इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, इनवर्स ना हो, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, यानी डिटर्मिनेंट उसका 0 कर दीजिए, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 2x और +32 यानी -32 उधर हो जाएगा, x की वैल्यू -16 हो जाएगी, बी पार्ट आंसर हो जाएगा हमारा। 21 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन
इज कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। देखिए इसमें काफी बच्चों को डाउट होता है, थोड़ा सा टाइम देंगे यहाँ पे आपको। पहले हम इसका सोल्यूशन बताएंगे, फिर हम वो बता देंगे जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन बहुत रहता है। क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी मैट्रिक्स जो बनेगी वो बनेगी 2 1 -3 3 -2 2 और 5 -3 -1। हमें बस इसका डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 2 -+6 और -1 टाइम्स -3 -10 और प्लस ये -3 टाइम माइनस होता प्लस है लेकिन -3 दे रखा है तो ये -9 और +10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही, मुझे पता है जीरो नहीं होगा, कोई फैक्टर जीरो नहीं कर रहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 12 24 और ये प्लस का सब प्लस ही हो रहे हैं बेसिकली 13 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये जीरो नहीं है, तो मतलब है यूनिक है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। अब इसमें कंफ्यूजन कहां पे रहता है वो देख लेते हैं जरा। देखिए इस टाइप में हमें x की वैल्यू क्या आती थी, a इनवर्स इंटू डी, या हम ये कह सकते थे एडजॉइंट a अपॉन में डिटर्मिनेंट a इंटू डी। इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, एडजॉइंट a इंटू डी में पहले हमें सिर्फ चेक करना पड़ता है डिटर्मिनेंट, या तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा, ठीक है, या डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा। अब बात यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आता है जिसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, वो आज दूर हो जाएगा। देखिए अगर डिटर्मिनेंट जीरो है वो सिचुएशन अभी होल्ड रखें, अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो सिंपल है कि यूनिक सोल्यूशन होगी, भले ही 0 0 हो लेकिन यूनिक सोल्यूशन होंगे, ठीक है, कंसिस्टेंट है सिस्टम, कंसिस्टेंट है। अब डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, ये सोचिए ना कि कोई नंबर है और नीचे जीरो हो गया। अब हम उस नंबर पे कंडीशन चेक करेंगे कि जो एडजॉइंट ए ऊपर दे रखा है इंटू डी की क्या कंडीशन, क्या वो जीरो है, एडजॉइंट ए इंटू डी की वैल्यू अपॉन में डिटर्मिनेंट ए, ये तो जीरो है, अब ये जीरो है कि नहीं है। अगर नहीं जीरो है तो सिंपल नो सोल्यूशन आ जाएगा, इसका इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। क्यों हो रहा है आप बताइए ना, अगर ऊपर जीरो नहीं है नीचे जीरो है तो ये तो अनडिफाइंड हो गया, यानी कि इनफाइनाइट जिसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ध्यान रखना। इस वाले में क्या होता है, जब ऊपर भी जीरो हो गया और एडजॉइंट ए इंटू डी ऊपर भी जीरो हो गया नीचे भी जीरो था, यानी 0/0 कंडीशन आ गई। तो ये तो आपने उसमें लिमिट्स में भी पढ़ा होगा, 0/0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती। क्यों होती है इनडिटरमिनेंट फॉर्म, अगर किसी बच्चे ने देखा कहा ये सर ऊपर जीरो है नीचे कुछ भी हो तो वैल्यू क्या आती है, जीरो। किसी ने कहा ऊपर कुछ भी हो नीचे जीरो तो वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। किसी ने, आपने ये देखा ना कि ये हमने मैथ में पढ़ते हुए आए कि 3/3 कैंसिल करके 1 दे देते हैं, 5/5 कैंसिल करके हम 1 लिख देते हैं, तो कोई जीरो भी कैंसिल करके 1 भी लिख सकता है। तो ये वो सिचुएशन है जहां पे आपका कोई भी सोल्यूशन आ सकता है, ठीक है। ये इनडिटरमिनेंट फाइन है, आप डिफाइन नहीं कर सकते इस सिचुएशन को। तो इस सिचुएशन में सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं इस सिचुएशन में। समझ में आ रहा है, देखिए यहां भी पता चल रहा है कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है जिसमें हमारा सोल्यूशन कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी पेचीदा होती है, इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन भी बढ़ जाती है और जनरली ऐसा देते नहीं है, होमोजीनियस इक्वेशन में आने के चांसेस रहते हैं। बाकी आपका मेथड क्लियर होना चाहिए कि हमने डिटरमिनेंट चेक किया, अगर नीचे जीरो नहीं है तो सीधा यूनिक सोल्यूशन है, अगर नीचे जीरो है तो फिर हम ऊपर वाला पार्ट चेक करते हैं, ऊपर जीरो नहीं है मतलब नीचे जीरो ऊपर जीरो नहीं है तो वो सीधा अनडिफाइंड वो हो जाता है, यानी कि एक फिक्स सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन आएगा, इसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते। और 0/0 ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो अगर डिफाइन नहीं है वो अलग चीज हो गया। इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कौन सा सही है, हर एक के लॉजिक सही थे, 0 1 और अनडिफाइंड भी सही है। तो यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म में सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। इस सिचुएशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, जब हम मैट्रिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें कई चीजें हम कवर करेंगे तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। लेट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस बी अल्फा, ओके, दोज द 2 मिडिल टर्म, अच्छा 2 मिडिल टर्म इसके ये दे रखे बीटा और गामा। अगर आपको दिक्कत है तो हम हिंदी वाला पार्ट उठा लिया करेंगे, अगर इंग्लिश में दिक्कत है बस आप कमेंट कर देना, हम इंग्लिश हिंदी वाला पेपर उठा लेंगे। बी बीटा एंड गामा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। अगर पावर इवन है तो हमको पता होता है कि एक
मिडिल टर्म आता है। कैसे? मान लिया 10 पावर है तो एक्सपैंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स 11 आएंगे। तो इसका मतलब है अगर 10 पावर थी तो मिडिल टर्म आएगा सीधा हाफ प्लस 1। अगर पावर इवन है तो सीधा हाफ प्लस 1। इस सिचुएशन में इसका मिडिल टर्म कितना आ जाएगा? t हाफ प्लस 1। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2n cn की वैल्यू कितनी आ रही है? अल्फा। ये गिवन है, ये गिवन है, मान लीजिए क्वेश्चन बन है। अब तक आंसर आ जाना चाहिए, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। 1 + 2x, इसमें दो टर्म है, ऑड पावर है, 9 है तो टोटल टर्म्स 10 हो जाएंगे। ठीक है, पावर अगर 9 है तो टोटल 10 टर्म्स हो जाएंगे। हाफ कर दोगे तो 5th और 6th टर्म मिडल आते हैं, तो सीधा इसी में 2n - 1 टर्म्स यानी टोटल 2n टर्म्स हो जाएंगे। हाफ करोगे तो tn और tn + 1 दो मिडिल टर्म आएंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2n - 1, पावर तो 2n - 1 है, cn -1 और 2n - 1 cn। ठीक है, ये आपको पता होगा, बाइनोमियल में आपने पढ़ रखा होगा, टर्म दिया होता है उससे एक कम r की वैल्यू होती है। अब मुझे पता चल रहा है अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वो पास्कल रूल क्या कहता है, अगर n सेम है, इंडेक्स सेम है, तो इंडेक्स में एक ऐड कर देते हैं और r की बड़ी वैल्यू चूज कर लेते हैं, वो अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू बीटा प्लस गामा के इक्वल है। अल्फा की वैल्यू बीटा प्लस गामा के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। लेट ए एक सेट दे रखा है जो -1 से 1 के बीच में, b -1 से 1 के बीच में, s बी द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। अच्छा, a क्रॉस b से बनेगा और डिफाइंड है x² + y² = 1। तो ये x² + y² एक सर्कल लग रहा है हमको, इसका सेंटर ओरिजिन है। ठीक है, तो s एक 1 फंक्शन, 1 देखिए फंक्शन तो ये है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, एक पॉइंट पे अगर हम इनपुट डालें तो एक ही आउटपुट आना चाहिए, फंक्शन की कंडीशन होती है। तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो ये मैपिंग हो सकती थी, फंक्शन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। मैपिंग हो सकती थी लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये ऑप्शन सही है। इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें करेक्ट बताना है। तो ये s इज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं है। इक्वेशन है एक ये, तो यहाँ पे देखिए y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, अगर ये पता होगा 1 चेक करने के लिए हम x के पैरेलल खींचते हैं, एक जगह कट कर रहा है तो 1 है। ये चीजें आपने पढ़ रखी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मैट्रिसेस A, B एंड C। देखिए प्लस माइनस में है तो ट्रांसपोज सिंपल ओपन हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज हो जाता है, यहाँ B' × A' होना चाहिए था, ये गलत है, यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर रखा है, ये सही, यानी 1 और 3 ऑप्शन सही, यानी सी पार्ट हमारा सही है। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट TR बी द rth टर्म ऑफ AP। R वैल्यू दे रखी, ठीक है, यानी ये चेंज हो गए। सो डिस्पेक्टिव इंटीजर्स T। अरे यार ये इतना बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्पल्स वगैरह में टीचर्स भी पूछते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला बस मेथड चेंज होता है, TA बराबर दे दिया 1/B, TB बराबर दे दिया 1/A, तो TAB पूछता है तो इसकी वैल्यू 1 आती है हमेशा, ध्यान की। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ये तो देख के टिक करना है। द सम ऑफ बाइनरी नंबर्स, बाइनरी आ गया। बाइनरी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, हम ये बाइनरी सबसे लास्ट में कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे, ठीक है, लेकिन बहुत इजी होता है। बेस 2 दे रखा है और इसका आंसर हमें x और y की वैल्यू अननोन है, यानी बाइनरी नंबर्स दिस एंड दिस, अच्छा इनका सम इज द, ये नंबर दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, ओके, यानी 1 0 1 + y की वैल्यू आ रही है 1, y 0 होगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मैंने देखिए 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दी। कैसे? देखिए मुझे पूरा डेटा जोड़ने की जरूरत नहीं है, 0 1 1 1 1 0 x 0 y, इनको ऐड किया है तो जो आउटपुट आ रहा है वो है 1 0 1, ठीक है, ये आउटपुट है। इन तीनों को हमने जब ऐड किया था
इन तीनों को ऐड किया था, तो ऐड करने के बाद ये रिजल्ट मिल रहा था। अब डायरेक्ट मैंने दो ऑप्शन कैसे कैंसिल कर दिया था, क्योंकि मुझे दिखा लास्ट डिजिट में 1 + 0, यहां देखिए 1 + 0 1 मिला और 1 + y, और आउटपुट में 1 आ रहा है, तो 1 + y है, यहाँ आउटपुट में 1 तभी दे सकता है जब y 0 होगा। y 0 दो ऑप्शन में था, दो ऑप्शन में नहीं था, वो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके। तो यहाँ पे अब ये 1 1 0 हो गया, कैरी 1 आया। देखिए भाई इन दोनों को जब जोड़ा 0 हो गया, कैरी 1 आ गया। अब ये कैरी 0 1 हो जाएगा और ये 1 1 0 हो जाएगा, और 0 के बाद फिर x से ऐड हो रहा है। देखिए 0 + x है और रिजल्ट 1 आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 रही होगी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। कोई भी दिक्कत है थोड़ी सी रिमाइंड करिएगा वीडियो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल आप ये नहीं कि बिल्कुल एकेडमिक वाला अब आपको हटा देना है कि हमें बिल्कुल पेन पेपर लेकर पूरा सॉल्व करना है, कम से कम टाइम में सॉल्व करना है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। देखिए सपोज f(x) इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दैट इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल x। बस ये लाइन हमने जैसे पढ़ी, दैट इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल x, ये वो सिचुएशन है जब d हमारा <0 होता है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बनती है। एक अगर ऐसे ही है तो d <0 होता है। देखिए दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे है, रियल एक्सिस को टच कर रही है, तो उसका d = 0 होता है, यानी दोनों रूट्स एक ही पॉइंट पे होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं। और अगर वो x एक्सिस के ऊपर है, हमेशा पॉजिटिव है, तो वो d <0 की सिचुएशन होती है, यानी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। आप कोई भी x रखोगे वो ऊपर ही जाएगा इंक्रीज करने की। उस सिचुएशन में ये gx दे रखा है, और डेरिवेटिव करोगे, मान लिया हमने ax² + bx + c है, ये हमेशा इंक्रीजिंग है, a भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। देन फॉर रियल x gx भी कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, = 0 भी नहीं आएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2ax + b आ जाएगा, दोबारा कर दोगे तो 2a आ जाएगा, और इन सबको और fx को जोड़ दोगे तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही है, क्योंकि fx पहले से ही पॉजिटिव है, उन्होंने बता रखा है। लेट मैट्रिक्स b बी द एडजॉइंट ऑफ a square matrix A, B is equal to adjoint A, L be the identity matrix of the same order। अच्छा ठीक है, ऑर्डर वही रहेगा, L बराबर है I के। K is not equal to 0, the determinant of matrix A, K is equal to determinant A। Then what is AB? AB यानी कि A into adjoint A, और ये वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट A into I के, और डिटर्मिनेंट A वैल्यू है K और L, यानी KL की वैल्यू हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन को सिर्फ जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ रखी थी ना, उनको लैंग्वेज में लिख रखा है और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या कहा था कि ये चीज तो इन्होंने क्वेश्चन में दे ही रखी है, ठीक है। इसके बाद A into B मतलब है A तो एज इट इज है, ठीक है, और B क्या है हमारा, एडजॉइंट A है, ठीक है। और एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये वैल्यू आती है डिटर्मिनेंट A into I के, और डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी दे रखी है K, और I को L ले रखा है, तो KL आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है यार, सिर्फ फॉर्मूले को लैंग्वेज में आपसे कन्वर्ट करवाया। कोई भी डाउट है आप वीडियो देखिएगा पीछे से रिवाइंड करके। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 0.2 की पावर x इज इक्वल टू 2, ठीक है, log 2 बेस 10 दे रखा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x नियरेस्ट 10th पॉइंट। तो यहाँ पे भी हमको log लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x log 2/10 बेस 10 लेके चल रहे हैं, log 2 बेस 10। समझ में आया, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये इतना आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देखिए log ले रहे हैं, हर चीज हम समझा देंगे अभी। तो ये वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 0.301 माइनस का 1, और ये वैल्यू है 301 0 पॉइंट, और ये लगभग 7 दे देगा, तो ये लगभग वैल्यू आ जाएगी 301 0 पॉइंट अपॉन में 7 यानी 4 माइनस का। ये ऑप्शन हो जाएगा सही। कैसे हो रहा है देख लीजिए। यहाँ पे जब आप log लेंगे तो पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी और आएगा log 0.2 बेस 10 पे ले रखे थे, क्योंकि ये वैल्यू बेस 10 पे दे रखी है, और ये वैल्यू हो जाएगी log 2 बेस 10, ठीक है। पावर प्रोडक्ट में आ गए, पॉइंट हटाएंगे नीचे पॉइंट लग जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी log 2 बेस 10 माइनस log 10 बेस 10
और ये वैल्यू 0.301 दे रखी, इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू भी दे रखी थी, तो ये 0.301 माइनस का यहाँ 1 बचेगा, ये 0.301 है, और जब 1 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.699 या अप्रोक्सीमेटली 7 मान लो यार, और इससे डिवाइड कर देना, माइनस का आएगा, तो ये माइनस का 0.4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेशन में। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा था, इफ ABC आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड, ये मैं डिटर्मिनेंट 0 है। देखिए डिटर्मिनेंट कब 0 होता है, डिटर्मिनेंट 0 होता है जब कोई दो रो या कोई दो कॉलम इक्वल हो जाए, या किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, ये सिचुएशन होती है। इस क्वेश्चन में यहां 1 1 दे रखा है, तो अगर हम यहां से साइन कॉमन ले लेंगे थर्ड वाले में, तो बचे साइन ए कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट बच जाएगा, 1 प्लस साइन बी बचेगा, यहाँ पे साइन बी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 प्लस साइन सी बचेगा। ओके, तो यानी अगर कोई इस सिचुएशन में अगर कोई दो एंगल बराबर हो जाए, ए बराबर बी हो जाए या बी बराबर सी हो जाए, तो कोई भी दो कॉलम आपस में इक्वल हो जाएंगे और रिजल्ट 0 हो जाएगा। और किसी भी, ये एंगल ट्रायंगल के दे रखे हैं, तो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल नहीं होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए ना, ये 1 प्लस साइन ए है, अगर ए और बी बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे भी आप ए रख सकते हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, या ए और सी बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, या बी और सी और लग रहा है बीच में तो इक्वल हो जाएंगे। कोई भी डाउट है बस आपको कमेंट कर देना यार, और कुछ नहीं करना है। द टोटल थोड़ा स्पीड में कराया ताकि ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए क्वेश्चन, और 2-3 लेक्चर में हम इसको कवर कर दें, फिर नेक्स्ट सेट उठा लेंगे। 32 नंबर देखिए क्या कह रहा है, द 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। 5 डिजिट नंबर हमको बनाना है, 1 2 3 4 5, 0 to 9 डिस्टिंक्ट डिजिट्स फ्रॉम, अलग मतलब रिपीटिशन नहीं है। तो इस सिचुएशन में मेरे पास 9 ऑप्शन है, फिर 9 ऑप्शन है, फिर 8 ऑप्शन है, 7 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। ये समझ में आ रहा है? तो मुझे पता चल गया ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बिना मल्टीप्लाई कराए ऐसे लाना है। कैसे किया हमने भाई, 0 लास्ट डिजिट 0 कब आएगी, लास्ट डिजिट 0 कब आती है, या तो हम 5 का किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5 दे रखा है, और 0 कब आएगा, या तो खुद 0 दिया होता है या 10 दिया होता है। ऐसी सिचुएशन दे नहीं रखी है, तो इसका मतलब है लास्ट डिजिट 0 तो नहीं होगी, और उन्होंने सारे क्वेश्चन में लास्ट डिजिट 0 दे रखी थी। उसके अलावा मान लिया सपोज दैट लास्ट डिजिट 0 के अलावा भी और होती, तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करनी थी। 7 6 42 लास्ट डिजिट 2 आएगी, 2 into 8 6 आएगी, 6 into 9 4 आ जाएगी, और 9 to 4 6 आ जाएगी। लास्ट डिजिट आपकी 6 मिलेगी। यही आपका आंसर है। ठीक है, कोई भी दिक्कत है आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम वो पार्ट फिर से समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बिल्कुल गलत है। मैट्रिसेस में ऑर्डर जो मल्टीप्लीकेशन का होता है वो ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, तो अगर आप a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख रहे हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन मत कराइए, आपको एक एक करके मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक जगह ए बी आएगा, एक जगह बी ए आएगा, और एक प्लस का होगा एक माइनस का। आप कैसे काट सकते हैं जब ये इक्वल नहीं है? ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। a इंटू आई, देखिए a इंटू आई और i इंटू ए इक्वल होता है, 1 का मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ऑप्शन सही है। ओनली 2 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स? इस डिटर्मिनेंट, अरे यार कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन मुझे दिखा, मुझे पता चल गया कि डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। पूरा एक्सपेंड तो नहीं करना है। इस इक्वेशन में करना क्या होता है, प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लो। जैसे मुझे दिखा वाई जेड, अगर हम इसमें ये पार्ट ऊपर ऐड कर दे जाके R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा 2 टाइम्स। 2 टाइम्स नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि एक जगह यहां बस 2 मिलेगा, बाकी सब में 2 नहीं मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा, लेकिन वो फैक्टर तो रहेगा ना।
जैसे मैं कह दूं कि एक 7 का मल्टीपल है तो उसमें 7 तो रहेगा ना, 14 हो जाए या 21 हो जाए, इनमें 7 तो रहेगा ना। इस वाले रिजल्ट में x प्लस वाई जेड एक ही ऑप्शन में दे रखा था, किसी में नहीं दे रखा था, इसको एक्सपैंड ही नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये नहीं कि बस पेन पेपर उठाया, क्वेश्चन इजी है, आप कर सकते हो, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको चेक करना है ना, अगर ऑप्शंस ऐसे दे रखे यार, ये तो मैंने बनाया नहीं है कि मैं ये हो कि मैं अपने हिसाब से ऑप्शन रखे हूं, ये तो आपका पेपर ही है। ऑप्शन देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, इसका एक फैक्टर आएगा ही आएगा, और किसी भी ऑप्शन में x प्लस वाई प्लस जेड नहीं रखा, यही ऑप्शन दे रखा था, आपको सॉल्व ही नहीं करना था। चलिए 36 देखते हैं। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, एक्चुअली में सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 tan अपॉन में cos से cos कैंसिल हो जाएगा, cos 2 sin, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी sin 2 थीटा। कैसे? 2 इंटू, इसको आप लिख सकते थे sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और ये वैल्यू थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा होता है। एक cos से cos कैंसिल होगा, ये ऊपर चला गया, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। If sec theta minus alpha, sec theta plus alpha are in AP, ठीक है। ये तो यार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, या आप इसमें एक काम कर सकते हो, एंगल पुट करके देख सकते हो। पहले आप कंडीशन लिख दो, AP में है तो 2 टाइम्स मिडिल टर्म sec थीटा इक्वल हो जाएगा sec थीटा माइनस अल्फा प्लस sec थीटा प्लस अल्फा, ये वैल्यू हो जाएगी। 2 टाइम्स सेक थीटा माइनस, यानी 2 अपॉन में cos थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी cos थीटा प्लस अल्फा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा अपॉन में cos थीटा प्लस अल्फा इंटू cos थीटा माइनस, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी अब फॉर्मूले लग रहे हैं, cos c प्लस cos d और cos a इंटू cos b, ये वाला जो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b वाला जो फॉर्मूला आ जाएगा, ये आप लगा सकते हो, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी है, इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, या फिर आप तुक्का मार सकते हो कि थीटा की वैल्यू कुछ ले लो, 45 ले लो, या थीटा माइनस अल्फा करना है तो इसकी वैल्यू 90 ले लो, और थीटा कुछ, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, बेटर है कि आप कैलकुलेशन कर लो, तो ये भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, सिर्फ आपको मेथड ही अप्लाई करना है, ठीक है। ये आप कर सकते हो, यहाँ पे सीधे सीधे साइन cos c प्लस cos d, ये cos a इंटू cos b वाला जो नहीं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b जो रिजल्ट आता है, ये वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देख लेना, कोई भी दिक्कत हो, अगर आप फिर भी डाउट है तो हम इसका सोल्यूशन सेपरेट बना देंगे, आपको बस बता देना है कि 37 नंबर सर बता दीजिए। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए गया, ए इज एन एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है, इट इज सेटिस्फाइड द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू ऑफ ए। ओके, यानी कि 3 टाइम्स ब्रैकेट में दे रखा है 3 माइनस tan स्क्वायर ए माइनस cot ए का होल स्क्वायर, वैल्यू 1 है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में मुझे पता चल रहा है कि इसकी, देखिए 1 कैसे आएगा, 3 इंटू 1 अपॉन में 3 आना चाहिए, और ऊपर स्क्वायर है यानी ये √3 आना चाहिए, तभी तो ऊपर स्क्वायर दे रखा है ना, होल स्क्वायर है, यानी इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, 1 अपॉन में √3। 1 अपॉन में √3 आएगा, तभी उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 1 अपॉन 3 हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, रिजल्ट 1 देगा। देखिए पूरी कैलकुलेशन हमको नहीं करनी है, टाइम हमको बचाना है। तो इस सिचुएशन में मुझे दिखा कि ऐसा कौन सा एंगल है जो हमको 1 अपॉन में √3 देगा ओवरऑल। तो ये सिचुएशन हमको दिख रही थी, एक तो √3 और √3 हमको पता है tan में 60 देता है या 30 डिग्री देता है, 1 अपॉन √3 और √3 की सिचुएशन रहती है। तो अगर हम 60 डिग्री, तो 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, देखिए √3 किस में आता है, tan में √3 कब आता है, या तो 60 पे आता है या 30 डिग्री पे आता है, तो हम 2 ही ऑप्शन है, पहले 60 रख के देखते हैं। तो 60 tan 60 कितना होता है, 1/√3, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्चुअल में अलग कर लेते हैं। तो ये 3 तो बाहर है, अंदर है 3 माइनस इसका स्क्वायर है, तो 1/3 बचेगा, और अगर ये 60 लिया है ना, तो ये √3
60 डिग्री लिया तो ये √3 होता है, 3 दे देगा और ये वैल्यू हो जाएगी 1/√3 यानी -1/√3 पूरे का स्क्वायर, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। यानी ए की वैल्यू हमारी 60 डिग्री होनी चाहिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 - 60 यानी 300 वैल्यू हो जाएगी। देखिए क्या हुआ इसमें, क्वेश्चन जो दे रखा था, ये जो पार्ट दे रखा था, इस पूरे की वैल्यू अगर 1/3 आ जाए तो बाहर 3 है, मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। यानी कि मुझे दिखा कि 3 - tan² A - cot A की वैल्यू 1/√3 आनी चाहिए, यही तो होनी चाहिए। और इस सिचुएशन में ये तभी और कब होता है, या तो हम ए की ये कब पॉसिबल है, या तो हम ए की वैल्यू √3 रखें यानी 60 डिग्री रखें या 30 डिग्री रखें, तभी पॉसिबल होता है। तो और यहाँ 3 मुझे पता है √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 ये 60 डिग्री से प्रूव हो रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 60 था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 - 60 कर देंगे तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का 300 आंसर आ जाएगा। कोई भी दिक्कत है यार, आपको थोड़ा सा रिवाइंड करना है और 1-2 बार देखिए। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आपको मजा आएगा, सही बता रहे हैं। और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिए इस वीडियो को। इसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन करा लेंगे। 38 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ a + b + c = 180। ये जब भी सिचुएशन दी हो इसका मतलब है कि ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तभी 3 ट्राइंगल्स का सम 180 होता है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यार ये आपके पूरे एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी में भी दिए होंगे और आरडी शर्मा में। तो मैं प्रेफर करूंगा आप आरडी शर्मा के जो एग्जांपल्स हैं उनको देख के जाइएगा। मैंने इसमें अभी तक किया 3-4 आपके एग्जैक्ट एग्जांपल्स मिले हैं, एक सेट वाला मिला था और एक ये मिला है, एक और था एपीजीपी वाले जो है, वो सब इसी के हैं, आपके आरडी शर्मा के एग्जाम्पल्स हैं और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यार आप लोग ये सब चीजें देख के जाइए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, हर चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो इसका -4 टाइम्स sin A sin B sin C आता है शायद, इसका आप चेक कर लीजिएगा, क्रॉस कर लीजिएगा, लेंदी क्वेश्चन होता है। बेसिकली यहाँ पे माइनस कॉमन करते कैसे हैं, sin 2A है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो sin 2B + sin 2C हो जाएगा, sin C + sin D वाला फॉर्मूला लगा देंगे और जहां B + C आएगा वहां पे हम इस आइडेंटिटी से 180 - A पुट कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से करने होते हैं। तो आंसर यही आता है जहां तक मुझे याद है। हो तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर गलत है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आएगा। जहां तक मुझे याद है इसके आंसर साइन ही आते हैं जहां तक। चलिए फिर भी देख लीजिएगा। 41 देखिए, ये बहस ये डिस्कस ये इतना वो नहीं है, ये सिंपल सोल्यूशन है, कैलकुलेशन करना है, इसमें कुछ नहीं है। द टॉप ऑफ हिल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h इज एट एंगल ऑफ π/3 एलिवेशन एंगल h। व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल, यानी इसका मतलब ये तो यार एक बार फिगर बनानी पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस पे। ये एक बिल्डिंग है और ये एक हिल है, ठीक है। इसका एंगल यहां से मेजर किया जाता है, टॉप एंड बॉटम से मेजर किया जाता है। यहाँ कम एंगल होगा यानी π/6 है, तो यहाँ ज्यादा एंगल होगा π/3 है। ये हाइट h दे रखी है, यानी कि ये हाइट h दे रखी है और ये हाइट आप मान लो कि y है। तो बस ये x है, हमें x हटाना है और y की वैल्यू निकालनी है। इसको तो आप कर ही सकते हैं। आगे देखिए, अ बैलून इज डायरेक्टली अबव वन एंड ऑफ अ ब्रिज, द एंगल ऑफ डिप्रीवेशन ऑफ द अदर एंड ऑफ द ब्रिज, द बैलून इज 48 डिग्री, ठीक है। द हाइट ऑफ द बैलून अबव द ब्रिज इज 122 मीटर, द लेंथ ऑफ, ये इस टाइप का है, समझ लीजिए कि कुछ ऐसे दे रखा है, ये ब्रिज है, ठीक है, इसकी लेंथ मान लिया x है, ये बैलून 122 मीटर पे है और इसका जो है ये एंगल दे रखा है 48 डिग्री, ये जितना है उतना ही ये भी हो जाएगा। तो यहां से हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो tan 48 डिग्री होता है 122 अपॉन में x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 122 अपॉन में tan 48,
तो cot 48 दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो फिर tan 42 दे रखा होगा, यानी ये पार्ट हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे कि ये आप ऊपर ले जाएंगे, cot 48 हो जाएगा। cot 48 दिया नहीं, इसका मतलब इन्होंने लिखा होगा tan 90 माइनस 42 डिग्री। ठीक है, cot है और ये बन जाएगा tan 42 डिग्री। ठीक है, बस वही चेंज कर दिया और कुछ नहीं। आई होप इतना क्लियर है। What are the solution of the trigonometric equation this? Cos x plus cot x की वैल्यू √3 आ रही है। √3 कब आएगा? देखिए, √3 यानी कि अपॉन में 3/√3 ऐसी सिचुएशन बननी चाहिए, तभी √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री है। तो ऐसे इन दोनों के एंगल कौन है जो मल्टीप्लाई करा के ये सिचुएशन दे सकते हैं? ये 2/√3 देता है, ठीक है, और ये 1/√3 देता है। बस इनके एंगल सेम हो जाए। 2/√3 यानी √3/2 साइन 60 पे देता है, यानी 60 डिग्री पे, और 180 में घटा देंगे तो 120 डिग्री पे, तो यानी π/3 और इसका डबल 2π/3, तो यानी π/3 आंसर हो जाएगा इसका। कैसे करना है, कैसे किया हमने ये देख लीजिए जरा। cos x प्लस cot x दे रखा था जिसकी वैल्यू √3 है। आप बताइए ना कि √3 कब आएगा, यानी 3/√3 दिया हो तभी तो वैल्यू कितनी आएगी, √3, क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इस सिचुएशन में ये √3 इसमें किस में आता है, ये 60 डिग्री। कॉट क्या देगा, या तो 60 पे देता है या 30 पे देता है, अपॉन में हो या न्यूमरेटर में √3 आना चाहिए, ये होता है। साइन भी ऐसे ही करता है। तो हमने क्या किया, साइन 60, पहले दो ही एंगल यहाँ पे मेरे पास अभी भी ऑप्शन था, तो 60 मैंने उठाया। 60 एक्चुअल में साइन √3/2 होता है, कॉसेक उसका उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1/√3 हो गई, और हमारा काम हो गया जो हमें चाहिए था। तो 60 देगा, 60 पे, या आप 180 में भी घटा सकते हैं। ये तो आप देख सकते हैं ना कि अदर एंगल्स पे भी वैल्यू देता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी पार्ट, 60 डिग्री पे। इफ थीटा इज इक्वल टू π/8 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस चीज में देखिए, जनरली आपको बस कैलकुलेशन थोड़ी सी अपनी कम करनी है। थीटा की वैल्यू π/8 दे रखी है, तो 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/4 यानी 45 डिग्री, और 4 थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/2। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए, कैलकुलेशन आप जितना कम कर सकते हो यार उतना ही अच्छा है। बाकी हर जगह ट्रिक के पीछे मत भागिए, मैं बता रहा हूं आपको। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, लास्ट में जब एग्जाम होता है ना तो ट्रिक याद नहीं आती है। बहुत कम ही है जो ट्रिक याद आती है, आपको बेसिक से ही करना पड़ता है। मैंने देखा है कि एग्जाम के प्रेशर में बच्चे 23 इंटू मान लिया 12 दिया, तो इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये सब चीजों से बचिए। आप शॉर्ट ट्रिक मत देखिए, आपने इतनी शॉर्ट ट्रिक पढ़ी लेकिन काम नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए 2 थीटा 4 थीटा दे रखा था, तो मैंने पहले निकाल लिया। 90 आने से इतना फायदा हो गया, कॉस की वैल्यू 0 होती है, तो cos 4 थीटा ये 0 हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली 1 -1 की पावर 10 1 बचेगा और कुछ नहीं है। और π/4 की वैल्यू 45 1/√2 होती है, तो 1/√2 इंटू 2 यानी √2 बचेगा। तो हमारे दो पार्ट तो खत्म ही हो गए। ये हो गया √2 - 1 की पावर 10, और ये वैल्यू हो गई। इन दोनों को अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये a प्लस भी a माइनस भी है, यानी ये वैल्यू हो गई 4 cos स्क्वायर थीटा -1 की पावर 10। समझ में आ रहा है? देखिए, कैलकुलेशन आप कैसे करनी है टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं वही बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा। कोई भी दिक्कत है तो फिर से थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करिएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा, अभी cos 2 थीटा की वैल्यू पता है हमको, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा रखे दे रहे, क्योंकि cos ये सारी कैलकुलेशन मन में करनी। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, यानी यहाँ पे अगर हम ये √2 - 1 की पावर 10 है, और इसको लिख सकते थे 2 इंटू ये हो जाएगा cos 2 थीटा +1 -1 पावर 10 दे रखी, तो 2 cos 2 थीटा +1 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी √2 - 1 की पावर 10, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स cos
2 थीटा प्लस 1 की पावर 10। अब cos 2 थीटा √2 होता है, √2 बचेगा यहाँ पे, √2 प्लस 1, तो अरे तो इजी हो गया, √2 माइनस 1 की पावर 10 है इंटू √2 प्लस 1 की पावर 10। a माइनस बी, a प्लस बी, वैल्यू 1 आ गई आपकी, खत्म था। समझ में नहीं आया, कोई भी दिक्कत है? क्या किया हमने, इन्होंने थीटा की वैल्यू π/8 दे रखी थी, 2 से मल्टीप्लाई कराया तो π/4 हो गया, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कराया तो यानी 4, यहाँ पे देखिए ना 2 थीटा भी दे रखा था, 4 थीटा भी दे रखा था, और 4 थीटा 90 हो गया, तो मुझे पता है cos 90 0 होता है, तो ये 0 हो गया, -1 की पावर 10 करोगे 1 ही बचेगा, तो ये फैक्टर पूरा पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे 45 है, 1/√2 आया, और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यानी √2 बचा, सिर्फ 2/√2 यानी √2 बचा, √2 माइनस 1, ये फैक्टरल हो गया कि a माइनस बी, ये और ये a माइनस बी और a प्लस बी थे, a² माइनस b² से ये वैल्यू बच गई। इसमें से हमने यहाँ देखिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है, तो 2 cos² थीटा की वैल्यू cos 2 थीटा प्लस 1, यानी 1 2 हमने इसको दे दिया तो 2 बचा, और ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई करा दिया, +2 था और -1 तो +1 बचेगा। यहाँ पे वैल्यू फिर 2/√2 यानी √2 प्लस 1 हो जाएगी, a माइनस बी, a प्लस बी, फिर तो यानी 2 - 1 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही रहता है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ट्रिकी है, आपको बस देखना है, ये नहीं कि बस इतनी पावर देख के मल्टीप्लिकेशन देख के बच्चे घबरा जाते हैं, वो नहीं करना यार, ठीक है। और यार अच्छा वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द सेकंड टर्म ऑफ जीपी इज 2, सेकंड टर्म यानी ए आर की वैल्यू 2 दे रखी, एंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म होता है a/1 माइनस आर इज 8, देन द जीपी इज, यहाँ पे बस इनफाइनाइट टर्म का सम निकाल लो यार, सब में एक दो ऐसे चेक कर लेना, इसका इनफाइनाइट टर्म का सम 1/1 माइनस 1/4 हो जाएगा, नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत है। इसका हो जाएगा, यहाँ 5 पॉसिबल नहीं है, आर की वैल्यू 5 नहीं आ पाएगी, ये देख लेते हैं जरा, 4/1 माइनस 2 यानी ये वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन सी सही। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है। इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला बहुत इजी होता है, a/1 माइनस आर। आर की वैल्यू देखिए 1/4 हो सकता है, 2 का मल्टीपल होगी, इतना पता है क्योंकि सारे 2 की पावर में चल रहे थे, तो ये 5 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन ही नहीं चेक करना था। और यहाँ पे देखिए मैंने जैसे रखा a/1 माइनस आर, हमारा आंसर आ गया 8, वही सम दे रखा था इनफाइनाइट, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ cos अल्फा एंड cos बीटा यानी कि बीटा ग्रेटर देन है अल्फा के, ये देखिए मेंशन है यहाँ पे, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ओहो इतना इजी क्वेश्चन है, यानी x की वैल्यू आ जाएगी +-√3/2, तो ये cos है तो sec की वैल्यू उल्टा हो जाएगी, यानी नीचे 3 आएगा, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, इन दोनों में है, और माइनस का 4/3 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था यार, यहाँ पे क्या है कि cos अल्फा की वैल्यू हो गई √3/2 और cos बीटा की वैल्यू क्योंकि बड़ा है -√3/2, सेक करोगे उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3 और -2/√3 का मल्टीप्लाई करा दो, सिंपल आंसर हो जाएगा। इफ ABC are in AP और GP और HP then A minus B on B minus C is equal to, अच्छा तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC AP में है, AP में हो या GP में हो या HP में, तीनों कंडीशन चेक करनी है, तो और तीनों में भी लगा, तो AP की कंडीशन चेक करते हैं पहले, यानी AP क्या कहता है, B माइनस A बराबर होना चाहिए C माइनस B के, तो माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी वैल्यू 1, तो जैसे ही वैल्यू 1 आ गई मुझे पता चल गया कि ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, पहले AP दे रखा है, फिर GP दे रखा है, फिर HP दे रखा है, यानी पहले 1 आएगा, फिर हमारा GP की कंडीशन होनी थी, फिर HP की कंडीशन होनी थी, तो AP की कंडीशन में A1 आना चाहिए, 1 2 कंडीशन में रहा, फिर मैंने देखा कि यार ये भी सेम है, इसका मतलब है कि जीपी की हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें एचपी देखना है, अगर ये दोनों डिफरेंट पता चल जाए कि यूनिक क्या आएगी। जीपी की एचपी की कंडीशन क्या होती है कि मिडिल टर्म इक्वल होता है बी की वैल्यू इक्वल होती है 2 टाइम्स AC अपॉन A प्लस C, यानी क्रॉस, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यानी AB प्लस AC की वैल्यू आ जाएगी 2AC, BC ये B है, तो एक इधर रख लो, AB माइनस AC इज इक्वल टू AC माइनस BC, तो यहां से अगर आप A कॉमन ले लोगे तो B माइनस C आएगा, और उधर से अगर A माइनस B C कॉमन आ जाएगा, तो A माइनस B अपॉन में B माइनस C करोगे तो
तो A/C वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें कोई भी आप तुक्का नहीं लगा सकते क्वेश्चन में, लेकिन हाँ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं, बाकी किस्मत के ऊपर है। अगर मान लिया टाइम कम था तो मैंने थोड़े से चेक किया और पता चल गया कि 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, लेकिन 2 ऑप्शन में आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो मतलब चेक ही करना पड़ेगा। इसमें कोई नंबर का गेम तो है नहीं, है इसमें नंबर है नहीं, अननोन है, और 2 सेम दे रखे, एक में ही डिफरेंस है, तो हमें बस जो डिफरेंस था हमें वही चेक करना था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कोई भी डाउट है तो थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा यार। कंसीडर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू 8 -4 1/6 -1। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x इज आवर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसमें यार कोई तुक्का वैल्यूज रख के देखोगे टाइम लगेगा, तो ये सीधा tan इनवर्स 2x + 3x 5x हो जाएगा अपॉन में 1 - 3 to 6x² की वैल्यू π/4 यानी 1 आएगी, यानी 5x अपॉन में 1 - 6x² की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। तो अब इस सिचुएशन में आप चाहे तो अभी पूरा सॉल्यूशन करना है या x की वैल्यू पुट करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। 8 रखोगे तो ऊपर हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा माइनस का, पॉसिबल नहीं है, तो 8 तो हमें नहीं रखना है। ऊपर -4 रखोगे तो -20 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस का 48, ये भी नहीं हो पाएगा, कैंसिल होकर 1 देगा ही नहीं। 1/6 रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा 5/6 अपॉन में 1 माइनस 1/6, तो जब ये हो जाएगा 5, हाँ ये वैल्यू है 1/6 पॉसिबल। देखिए पूरा सॉल्व करना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फैक्टर करो, कभी कभी फैक्टर नहीं बनता इसलिए तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, अदरवाइज आप सिंपल जो आपको सही लगे। मुझे 4 ऑप्शन दिख रहे थे, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए और नंबर आपको रख के बस चेक करने। तो 1/6 हमारा आंसर आ रहा है। 3 किस में दे रखा है, या तो ओनली 3 है और 3 2 तो होगा नहीं, यानी कि मेरा सिर्फ एक पार्ट सही हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 2 का हम चेक ही कर चुके हैं और 4 चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होगा, मल्टीपल चॉइस नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, व्हाट इज द सम ऑफ द 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3 4 5 व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 3। यार इसमें देखिए टोटल 6 नंबर बनेंगे और 6 को ऐड करना पड़ेगा। थोड़ी सी हम बस इजी कर सकते हैं क्या, 3 को फिक्स कर लीजिए 4 5 3 5 4, 4 को फिक्स कर लीजिए 5 3, 4 को फिक्स कर लिया तो 3 5 भी बन सकता है, 5 को फिक्स कर लिया 3 4, 5 को फिक्स कर लिया 4 3 बन सकता है। बस अब ये मत करिएगा कि आप ये भी जोड़े फिर ये भी जोड़े, बस एक को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 9 3 12 5 17 4 21 3 24, यानी 24 दे रहा है, यानी हर एक लाइन 24 देगी, तो ये भी 24 देगा, ये भी 24 देगा और ये भी 24 देगा। बस इनको जोड़ देना है। लास्ट डिजिट 4 2 बार आ रही है, 3 बार आ रही है, तो ये 6 आएगा। 6 4 किस में दे रखा है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन नहीं करनी कैसे, ये देखिए ना, हर एक लाइन में 5 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 4 2 बार, यही है। तो इस लाइन का जितना सम आएगा वही इसका सम आएगा, वही इसका सम आएगा। या आप ये 24 दे रहा है तो यहाँ पे 4 लिखा, रिमेनिंग 2 बचा, ये भी 24 देगा, 24 में 2 ऐड कर दीजिए तो 6 आ जाएगा। ये पूरी लेबर गिरी मत करिए, स्मार्ट कैलकुलेशन करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 50 तक कर लेते हैं। अच्छा चलिए 2 क्वेश्चन और बचे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c एंड दिस आर इक्वल। रेशियो ऑफ रूट्स यानी अल्फा अपॉन में बीटा इज इक्वल टू है मान लिया गामा अपॉन में डेल्टा। तो यहाँ कंपोनेंटो डिविडेंडो लगता है, तो देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिए क्या होता है। यहाँ बेसिकली होगा कि ऊपर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ नीचे अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, जो होता है कंपोनेंटो डिविडेंडो में। तो इसका डायरेक्ट क्या बनता है, सम ऑफ रूट्स ऊपर आएगा अपॉन में रूट में सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर -4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है। ठीक है, या आपको ये वैसे मेरे हिसाब से ये याद रखिए, ज्यादा सही रहेगा। पहले वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ये लगना है इक्वल आएगा, दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ये लगना है। दोनों को सॉल्व कर लिया, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। या डायरेक्ट d1/d2 इस सिचुएशन में कभी भी पूछेगा, वो आएगा कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर रेशियो, पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट अपॉन में दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x के कोफिशिएंट पूरे का स्क्वायर। तो पहले वाली क्वाड्रेटिक में b है और नीचे q दे रखा है, इनका स्क्वायर कर दो, b² अपॉन q² इसका आंसर।
ठीक है। ये इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें बस ABC बस डेटा चेंज होगा और कुछ नहीं कर सकते इसमें आप। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ A इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देन फॉर ऑल रियल थीटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, यानी इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है, इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, बस हमें और कुछ नहीं करना है। तो इस टाइप के फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का जो तरीका होता है शायद आपने पढ़ रखा होगा, नहीं है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा का जो भी है, तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम भी हो रहा है और वीडियो की लेंथ भी ज्यादा हो रही है, तो ये एज अ होमवर्क है। हम 50 से ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए यार सेफ रहिए, पढ़ाई अच्छे से करिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। आपका कोई भी डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप जितनी जल्दी चाहते हैं, आपका भी कमेंट बहुत जरूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।